नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे आप लोग? आई होप कि सारे लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी प्रॉपर वे में होगी। तो आज इस सीरीज में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इतिहास की इस अनोखी सीरीज में आज मुगल एम्पायर का अगला बादशाह औरंगजेब डिस्कस किया जाएगा। तो कौन था औरंगजेब? उसे जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? आखिर उसके समय में ऐसा क्या हुआ कि इसके आगे के साम्राज्य जो है छितर बितर हो गया, एकदम बिखरता हुआ चला गया और मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। औरंगजेब, जी हाँ, औरंगजेब जो 1658 से लेकर 1707 तक इस मुगल सल्तनत का छठा बादशाह रहा, छठा महान बादशाह। आप मुगल सल्तनत में 6 महान बादशाहों की चर्चा करते हैं, जिसमें छठा बादशाह औरंगजेब ही है। इसका जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नाम के स्थान पर। इसकी माता मुमताज महल, जी हाँ, वही मुमताज जो शाहजहां की पत्नी है और 14 संतानों की मां है। पिता इसके शाहजहां। विवाह इसका होता है 18 मई 1637 ईस्वी को फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम। ये भी अपनी बीवी से कम प्यार नहीं करता था और शायद अपने पिता का अनुकरण करने का प्रयास किया। रबिया उद दौरानी का मकबरा ताजमहल की फुहर अनुकृति कही जाती है, तो रबिया उद दौरानी भी इन्हें कहा जाता था, दिलरास बानो बेगम को। सामूगढ़ की विजय, अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए इसने अपने भाइयों के गले काटे। जी हां, शाहजहां तक को कैद किया, इसने अपने पिता तक को कैद किया। तो शामूगढ़ के युद्ध, जी हां, 1657 में जब इसे पता चला, 1657 में ये दक्कन का सूबेदार था, इसे जब पता चला कि इसके पिता बीमार हो गए हैं और पिता चाहते हैं कि इसके बड़े भाई दारा को साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो ये दक्कन की तरफ से चला और आगे बढ़ा। तो आपको पता है कि दारा के विरुद्ध सूजा ने भी और औरंगजेब ने भी अभियान किए हैं। तो सामूगढ़ की विजय के बाद, आगरा पर अधिकार कर लेने के बाद, औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब मुगल सल्तनत का वो शासक है जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया है, क्योंकि इसे लगातार अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। तो 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। आपसे पूछा जाता है आलमगीर की उपाधि किसने धारण की, तो ये औरंगजेब ही है। किंतु खंजवा और देवराई का युद्ध अभी पुनः अपने भाइयों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले युद्ध में इसने भाइयों को मारने में सफलता नहीं प्राप्त की थी। तो खंजवा और देवराई के युद्ध के बाद सूजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद इसने 5 जून 1659 को फिर से अपना राज्याभिषेक कराया औपचारिक तौर पे। तो मुगल सल्तनत का वो बादशाह जो 2 बार राज्याभिषेक कराता है वो औरंगजेब है। सामूगढ़ की विजय के उपरांत, जी हाँ, अच्छा वही चीजें, अच्छा आगे नहीं बढ़ा, आदत पड़ गई है। औरंगजेब ने राहदारी, आंतरिक परागमन शुल्क, मतलब सड़कों पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और पानदारी, व्यापारिक चुंगियां, इसमें सड़कें पर व्यापार जो है चुंगियां बना रखी थी, तो व्यापारी जो व्यापार करते थे उनसे समय समय पर चुंगियां वसूली जाती थी। ठीक है, इन जो है करों को प्रॉपरली इसने समाप्त कर दिया। जनता को अपनी तरफ मिलाने के लिए इसने राहदारी और पानदारी जैसे करों को समाप्त किया। औरंगजेब उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए फारस के शाह ने शाह बुदाक बेग के नेतृत्व में एक फारसी दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा था। औरंगजेब को बधाई देने के लिए फारस से शाह बेग ने वहां से दूत भेजा था और इसका वर्णन मनुची की पुस्तक स्टोरियो दी मोगोर में है। बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ये क्वेश्चन बनना, बड़ा मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, सब लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसे याद रखिएगा कि औरंगजेब को फारस से भी बधाइयां मिली थी। अब जब साम्राज्य मिल गया तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा औरंगजेब। औरंगजेब वो शासक है जिसके समय में मुगल सल्तनत ने सबसे ज्यादा विस्तार किया। तो 1660 ईस्वी में इसने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाया और उसे उत्तरी प्रांतों, विशेषतः असम और अकरान के विद्रोही जमींदारों का दमन करने का आदेश दिया। 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर आक्रमण किया। जी हां, तो ये पूर्वोत्तर और पूरब के क्षेत्रों पर किसके मीर जुमला के दम पर जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद आगे बढ़े, 1662 में अहोमों को संधि करने के लिए इसने मजबूर कर दिया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। तो लगातार अपने विजय अभियान के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा। 1663 ईस्वी में मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करता है। शाइस्ता खां बंगाल में सफलता पाता है, उसके बाद दक्कन की तरफ भी भेजा जाएगा। अभी शिवाजी से भी इसकी टक्कर होगी। जी हां, शाइस्ता खां ने 1666 ईस्वी में पुर्तगालियों को दंड दिया और बंगाल की खाड़ी में स्थित शोन द्वीप पर अधिकार कर लिया तथा अराकान के राजा से चटगांव छीन लिया। तो बंगाल के क्षेत्र में शाइस्ता खां सफल रहा। इसके बाद आप चले औरंगजेब की दक्कन नीति। मैंने कहा ना, दक्कन में भी शाइस्ता खां को अपॉइंट किया जाएगा।
तो औरंगजेब शाहजहां के काल में ही 1636 से 44 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में काम करता रहा। जी हाँ, मैंने बताया कि 1657 में जब इसके पिता शाहजहां की तबीयत खराब हुई, उस समय ये दक्कन का ही सूबेदार था। जी हाँ, और औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी बनाया था। औरंगजेब दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व की इसलिए जो है स्वतंत्र अस्तित्व को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि बिना इसके अस्तित्व को समाप्त किए मराठों की शक्ति को समाप्त करना आसान नहीं था, संभव ही नहीं था। तो औरंगजेब दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था क्योंकि दक्कन आपका यहां पर है, अगर ये एरिया पहले से कवर है, ये एरिया भी कवर होता है, तब मराठों को दबोचा जा सकता था। यस, तो दक्षिण के 5 स्वतंत्र सल्तनतों जो है सल्तनत थी, उसमें बरार को 1574 ईस्वी में, मुर्तजा खान ने अहमदनगर तथा बीदर को 1619 ईस्वी में, इब्राहिम आदिल शाह दुती ने बीजापुर को मिला लिया। 1682 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण भारत की तरफ मूव किया। औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा और कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ क्योंकि दक्षिण भारत को फतह कर पाना इतना आसान टास्क नहीं था। जी हाँ, इसके बाद बात करते हैं औरंगजेब के दक्षिण भारत में लड़े गए युद्धों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध युद्ध और विलय। तो मराठों की 4 पीढ़ियां, जी हाँ, शिवाजी, संभाजी, राजाराम और उनकी विधवा ताराबाई के विरुद्ध लगातार युद्ध का अभियान चलता रहा, लेकिन बहुत से मोर्चों पर औरंगजेब को सफलता मिली। औरंगजेब ने खुद को भी वहां पर लड़ाया, साथ साथ अपने सबसे अनोखे तरकस के तीरों का इस्तेमाल किया है। जी हां, मराठों से संघर्ष में देखें तो पहला संघर्ष 1656 में शिवाजी से तब आरंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। औरंगजेब ने 1660 इस समय औरंगजेब 1657 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब का आमना सामना होता, लेकिन अगर पिता बीमार नहीं होता तो फैसला वही हो जाता कि कौन जो है ज्यादा बहादुर है। लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थितियां अपने आप निर्धारित करती हैं कि कल क्या होगा। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को, जी हां, शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर और चाकन के किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन एक दिन रात में सोते हुए शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल किया और शाइस्ता खां बुरी तरह घायल हुआ। उसका अंगूठा कटा, उसके बच्चे मारे गए, उसकी बीबियां मारी गई, उसके दरबार के दरबारी मारे गए। शाइस्ता खां को यहां पराजय मिली। अफजल खां को पहले शिवाजी डिफीट दे चुके थे, तो शिवाजी का रुतबा यहां पर और बढ़ा और औरंगजेब इससे घबराया कि शिवाजी का रुतबा लगातार दक्कन में बढ़ रहा है और अगर किसी का रुतबा मुगलों से ज्यादा बढ़ेगा तो चुनौती मुगलों को मिलनी स्वाभाविक थी। इसलिए औरंगजेब ने अपने तरकस के सबसे अनोखे तीर का इस्तेमाल किया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खां के महल पर रात में चुपके से आक्रमण किया। शाइस्ता खां बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, किंतु इसका अंगूठा कट गया और उसके बाद औरंगजेब ने अपने तरकस के नायाब मोती जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने लगातार पुरंदर के किले को घेर रखा और अंततः शिवाजी को सरेंडर करना पड़ा। जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अपने 23 किले जो है देने पड़े जो है मुगलों को और एक संधि करने के लिए विवश किया जयसिंह ने। और जयसिंह के ही सलाह पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने दिल्ली दरबार आए। जी हाँ, और आगरा दरबार आए, जहां उन्हें कैद किया गया। तो औरंगजेब अपने शत्रु को सदैव नियंत्रण में रखता था, लेकिन धार्मिक तौर से औरंगजेब को देखें तो धार्मिक तौर पे वो बहुत ही कट्टर था, एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। जी हां, उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान, शरीयत को शासन का आधार बनाया, ठीक है, और उसे अपने हिसाब से व्याख्या की। ये भी सही बात है, मतलब उसे वास्तविक तौर पर नहीं बल्कि अपने हिसाब से व्याख्या की। 1559 ईस्वी में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुरूप इस्लामी आचरण संहिता के नियमों की पुनर्स्थापना के अनेक अध्यादेश जारी किए। तो औरंगजेब का शासन जो है इस्लाम के शरीयत के हिसाब से चला। जी हाँ, तो एक कट्टर शासन था ये। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य था कि इस देश भारत को दारुल हर्ब मतलब काफिरों के देश के स्थान पर दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाना था। औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के लिए जिंदा पीर तथा अपने सादे रहन सहन के और नमाज की नियमित रूप से पालन करने के कारण, जीवन भर शराब न पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसे जिंदा पीर भी कहते हैं और शाही दरवेश भी कहते हैं, क्योंकि अपने जीवन में सरल दिखाई देता है, लेकिन इस्लामिक कानून चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, उसे अक्षरशः पालन किया औरंगजेब ने। जी हाँ, यस।
बहुत सी बातें हैं औरंगजेब के बारे में करने के लिए और बहुत से प्रश्न औरंगजेब से बनते हैं। अभी आगे प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होगी तो हम वहां बात करेंगे, लेकिन इन्हीं चीजों को बहुत इत्मीनान से, आराम से, डिटेल में पढ़ने के लिए विथ नोट्स, विथ पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे स्पेशल बैच। जी हाँ, कंप्लीट क्रैश कोर्स जो 13 मई 2024 से स्टार्ट हुई है और 1 साल तक आपके पास उपलब्ध रहेगी। इस बैच को आप जितनी बार चाहें पढ़ सकते हैं। इसकी फीस ओनली 350 रुपीज है। जी हाँ, 350 रुपए। और यह बैच आपकी 30 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी। इसकी क्लासेस 13 मई से स्टार्ट हैं और 30 जुलाई तक यह बैच कंप्लीट होगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी कंप्लीट की जा रही है। तो स्वागत है आपका इस बैच में। ठीक है, बात करते हैं इस औरंगजेब से आए हुए तमाम प्रीवियस ईयर के सवालों पर। तो तमाम प्रीवियस ईयर के सवाल ये कहते हैं, देखिए सीजल 2023 में पूछा गया सवाल है कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके साल में, किसके शासनकाल में लिखी गई? तो औरंगजेब जो है नो डाउट कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन जो है वह साहित्य के प्रति भी लगाव रखता था, ये इस बात का प्रमाण है। डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की? तो आलमगीर की उपाधि मैंने अभी बताया कि अपने शासक बनते ही आलमगीर की उपाधि धारण करता है। एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है ये। आगे, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया? तो भारत के बहुत से मंदिर, काशी के मंदिर, एलोरा के मंदिर, ठीक है, तमाम मंदिरों को तोड़ने का प्रयास औरंगजेब करता है, क्योंकि वो दारुल इस्लाम बनाना चाहता है भारत को। एमटीएस 2023 में पूछा हुआ सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? तो मैंने कहा ना कि बीबी का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। जी हाँ, बी विल बी राइट आंसर। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है ये। तो बीबी का मकबरा ताजमहल की फूहड़ नकल कहलाती है। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मैंने बताया 1707 में। कहीं है विकल्प? यस, 1707 में। एसएससी सीजल 2022 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? अंतिम, सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार इसी का देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट यही माना जाता है। 6 महान में से यही एक है। एसएससी सीजल 2022 का क्वेश्चन है ये। जो है कौन से वर्ष औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो वो कौन सा वर्ष है? एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। तो सन 1686 में बीजापुर को इसने मिलाया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मोती मस्जिद, ताजमहल, जमा मस्जिद, कुतुब मीनार। तो इनमें से 3 काट दीजिए लगातार। ताजमहल, जमा मस्जिद, ये दोनों शाहजहां, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, मोती मस्जिद दिल्ली में ये बनाई गई है औरंगजेब के द्वारा। एसएससी एमटीएस 2022। देवराई के युद्ध में निम्नलिखित में से किए गए किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? शाहजहां, शाहसुजा, दारा सिकोह या मुराद बख्श? एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। इस युद्ध में इसने अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी शाहजहां के प्रिय बेटे दारा सिकोह को पराजित किया, जिसे लघु अकबर कहा जाता था। तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि, भीमसेन, सुश्रुत या चरक? तारीख ए दिलकुशा, तो याद रखिएगा चरक, सुश्रुत, पाणिनि तो प्राचीन काल में थे, भीमसेन अकेले बचे। जी हाँ, ये तीनों तो प्राचीन काल में थे, भीमसेन अकेले बचे। अकेले यहां पर अगर आपको आंसर नहीं पता आप इसे एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। सीजल 2021 का सवाल है ये। जी हाँ, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर इन सवालों को बहुत इत्मीनान से एक एक पहलू पर डिस्कस करना है और जीएस को डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो जीएस कंप्लीट बैच, जी हाँ, कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट है 13 मई से। वो 31 जुलाई तक जो है 30 जुलाई तक कंप्लीट किया जाएगा और इस बैच की फीस बहुत मिनिमम है, ओनली 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेलकम इन दिस बैच। मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, इसका बेल आइकन दबाइए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपको देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।